संगीत हर व्यक्ति के जीवन में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। जब भी हम परेशान होते हैं या फिर खुश होते हैं, प्यार में होते हैं या फिर दोस्ती में, हमारे हर मूड को संगीत एक अलग परिभाषा देता है। हिंदी सिनेमा में संगीत ने शुरुआत से ही अपना परचम लहराया है। हिंदी फिल्म जगत के बहुत से जाने माने संगीतकारों ने सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी आवाज से हर किसी के दिल में अपनी जगह बनाई है। ऐसी ही एक मशहूर संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की कहानी मैं स्वाति लेकर आई हूं आपके अपने फेवरेट शो वो सुहाने दिन में, जहां हम आपको रूबरू करवाएंगे इनके जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बचपन से ही दोस्त थे। बतौर म्यूजिशियन अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ वो काम किया करते थे। प्यारेलाल साहब का शौक शुरू से ही वायलिन प्ले करने का रहा। वहीं लक्ष्मीकांत साहब मैंडोलिन प्ले करते थे। लक्ष्मीकांत का जन्म 3 नवंबर 1937 को हुआ। उनका पूरा नाम लक्ष्मीकांत शांताराम कुदलकर था। महज 9 साल की छोटी उम्र में ही उनके पिता का साया उनके सर से उठ गया था, जिस कारण उन्हें बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। बचपन के दिनों से ही लक्ष्मीकांत का रुझान संगीत की ओर रहा और वह संगीतकार बनना चाहते थे। बचपन से संगीत में रुचि और घर की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उन्होंने संगीत समारोह में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। प्यारेलाल रामप्रसाद शर्मा का जन्म 3 सितंबर 1940 को गोरखपुर में हुआ। उनका जीवन शुरू से ही संघर्ष भरा रहा। बचपन में मां के देहांत के बाद उन्होंने पिता को ही अपनी दुनिया बना लिया था। उनके पिता रामप्रसाद शर्मा, जिन्हें सब बाबा जी के नाम से जानते थे, वो अपने समय में ट्रम्पेट बजाया करते थे और हमेशा से चाहते थे कि प्यारे वायलिन सीखें। पिता की बात को सर आंखों पर रखते हुए प्यारेलाल ने मात्र 8 साल की छोटी उम्र में ही वायलिन सीखना शुरू कर दिया। घर की खराब आर्थिक स्थिति के चलते उन्होंने पिता के साथ संगीत में हाथ आजमाना शुरू किया। उनके पिता घर घर जाते थे और जब भी कहीं उन्हें बजाने का मौका मिलता था, साथ में प्यारे को भी ले जाते थे। उनका मासूम चेहरा सबको आकर्षित करता था। एक बार उनके पिता उन्हें लता मंगेशकर के घर लेकर गए। लता जी प्यारे के वायलिन वादन से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने प्यारे को 500 रुपए इनाम में दे दिए। उस जमाने में ये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। वो घंटों वायलिन का रियाज करते और अपनी मेहनत के दम पर उन्हें मुंबई के रंजीत स्टूडियो में ऑर्केस्ट्रा में नौकरी मिल गई, जहां उन्हें 85 रुपए मासिक वेतन मिला करता था, जिसके बाद उनके परिवार का पालन इन्हीं पैसों से होने लगा। उन्होंने एक रात्रि स्कूल में 7वें ग्रेड में पढ़ाई के लिए दाखिला लिया, पर 3 रुपए की मासिक फीस उठा पाने की असमर्थता के चलते उन्हें वो स्कूल बीच में ही छोड़ना पड़ा। लेकिन मुश्किल हालातों में भी उनके हौसले कम नहीं हुए। वो बहुत महत्वाकांक्षी थे। अपने संगीत के दम पर अपने लिए नाम कमाना और देश विदेश की यात्रा करना उनका सपना था। जब प्यारेलाल 12 साल के थे, तब उनकी मुलाकात लक्ष्मीकांत से हुई और दोनों साथ में बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए बतौर म्यूजिशियन काम करने लगे। दोनों का बस एक ही सपना था कि वो भी जल्द ही म्यूजिक डायरेक्टर बने। उन्होंने शंकर जयकिशन को अपना आदर्श माना। दोनों रिकॉर्डिंग खत्म करते ही साथ में स्टूडियो में क्रिकेट खेलते और काफी वक्त साथ पे बिताते थे। उस वक्त इन दोनों को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन इनकी जोड़ी बॉलीवुड की एक अमर जोड़ी बन जाएगी। काफी समय तक दोनों ने बॉलीवुड के लिए बतौर अरेंजर और म्यूजिशियन काम किया, लेकिन यहाँ से मिलने वाले वेतन से ये संतुष्ट नहीं थे। जिसके बाद प्यारेलाल ने तय किया कि वो वेनिस जाएंगे और वहीं वायलिन प्ले करेंगे, जिस पर लक्ष्मीकांत ने उन्हें रोका और इस बात का यकीन दिलाया कि हम एक दिन हिंदुस्तान में ही अपना नाम करेंगे और यहाँ की म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाएंगे। जिसके बाद दोनों ने बॉलीवुड को ही अपनी जिंदगी बना लिया और इन दोनों की पहली रिलीज फिल्म आई पारसमणि, जिसके संगीत ने हर तरफ धूम मचा दी। इस फिल्म में मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज ने भी लोगों के दिलों में खूब जगह बनाई। इसके बाद आई फिल्म दोस्ती के संगीत ने तो जैसे कमाल ही कर दिया। एक के बाद एक फिल्म्स में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत को हर किसी ने अपने दिल में बसा लिया।
उनका संगीत हर किसी के सर चढ़ के बोल रहा था। ये वो दौर था जब ओपी नैयर, शंकर जयकिशन, कल्याण जी आनंद जी, एस.डी. बर्मन और नौशाद साहब जैसे दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर हिंदी सिनेमा में अपना परचम लहरा रहे थे। उसी दौर में अपनी कड़ी मेहनत से इन दोनों ने म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई। इन दोनों की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट तब आया जब शंकर जयकिशन की जोड़ी में जयकिशन साहब की मृत्यु के बाद राज कपूर साहब ने फिल्म बॉबी के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी को साइन किया। और इस फिल्म के संगीत के परिचय की तो शायद ही आज किसी को जरूरत हो। फिल्म के सभी गाने एक से बढ़कर एक साबित हुए और ये जोड़ी बन गई हर किसी की फेवरेट। यूं तो इनके हर गाने ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई और श्रोताओं ने इनके हर गाने को काफी सराहा। इनके कुछ चुनिंदा गाने सावन का महीना, पवन करे शोर, दिल विल प्यार व्यार, बिंदिया चमकेगी, ढपली वाले, चोली के पीछे क्या है, फिल्म तेजाब का एवरग्रीन सॉन्ग 1, 2, 3 जैसे सुपरहिट सॉन्ग्स काफी यादगार साबित हुए। बड़े बड़े दिग्गज प्रोड्यूसर्स की पसंद रहे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुनें हर बड़े सिंगर्स के साथ यादगार गानों में तब्दील हो गई। लता मंगेशकर, मुकेश, किशोर कुमार और मोहम्मद रफी के साथ साथ बदलते समय के गायक उदित नारायण, अलका याग्निक, शैलेंद्र सिंह, अनुराधा पोडवाल जैसे गायकों ने इस एवरग्रीन जोड़ी के लिए गाने गाए। 25 मई 1998 को मुंबई में लक्ष्मीकांत साहब ने अपने जीवन की आखिरी सांस ली। आज भले ही इस जोड़ी का एक हिस्सा अब इस दुनिया में ना हो, लेकिन ये जोड़ी हिंदुस्तानी संगीत में हमेशा अमर रहेगी। अभी के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, एक नई हस्ती के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। हिंदुस्तान में सिनेमा के इतिहास में जिस तरह एक से बढ़कर एक अदाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए सिनेमा को एक नए मुकाम तक पहुंचाया है, उसी तरह संगीत की दुनिया में भी भारतीय सिनेमा ने अपना परचम लहराया है और हिंदुस्तानी संगीत को एक नई पहचान दी है। ऐतिहासिक गायक मोहम्मद रफी ने अपनी खूबसूरत आवाज से हर किसी के दिल में अपने मधुर गीतों से सभी को सराबोर किया है। जी हाँ, आज मैं स्वाति आपको रूबरू करवाऊंगी प्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफी के जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से हमारे इस खास कार्यक्रम वो सुहाने दिन में। दोस्तों, रफी ने अपने समय में देशभक्ति, भजन, गजल और रोमांटिक हर तरह के गाने गाए। इस नायाब हस्ती ने सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि भोजपुरी, उड़िया, पंजाबी, बंगाली, मराठी, सिंधी, कन्नड़, कोंकणी, गुजराती, तेलुगु जैसे तमाम भाषाओं में गाने गाकर हिंदुस्तानी संगीत को अपनी मधुर आवाज से नवाजा। मोहम्मद रफी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को कोटला सुल्तान सिंह, पंजाब में हुआ। उनका परिवार एक रूढ़िवादी सोच रखता था। बचपन में एक फकीर मोहम्मद रफी के घर के सामने से गाता और मंजीरा बजाते हुए निकलता। रफी उसका पीछा करते और उसकी मधुर आवाज से मंत्रमुग्ध होकर घंटों उसका गीत सुनते रहते थे। धीरे धीरे उनके घर वालों को इस बात का पता चला कि उनकी दिलचस्पी संगीत में है। तो पहले तो उनके घर वालों ने इस बात पर काफी नाराजगी जताई, लेकिन फिर वो जल्द ही मान गए और रफी को बहुत जल्द विधि विधान से संगीत सीखने का मौका मिला। सन 1944 में रफी ने रुख किया मुंबई की ओर और 1 साल के संघर्ष के बाद 1945 में मोहम्मद रफी ने फिल्म गांव की गोरी से अपने गायन करियर की शुरुआत की। इसके बाद ही रफी साहब की मुलाकात नौशाद साहब से हुई। उन्होंने नौशाद साहब के साथ बतौर कोरस सिंगर काम किया। नौशाद साहब को मोहम्मद रफी की काबिलियत पर पूरा यकीन था। उन्हें पता था कि एक दिन ये लड़का बहुत बड़ा गायक बनेगा और उनका ये भरोसा सच होते ज्यादा देर नहीं लगी। जल्दी रफी नौशाद साहब के मुख्य गायक बन गए। सिर्फ गायकी ही नहीं, कई फिल्मों में रफी साहब खुद बतौर अभिनेता नजर आए। फिल्म लैला मजनू का गाना तेरा जलवा जिसने देखा काफी मशहूर हुआ। चश्मे बददूर, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बहारों फूल बरसाओ, क्या हुआ तेरा वादा, लिखे जो खत तुझे, ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं,
जैसे लगभग 7,500 गाने मोहम्मद रफ़ी ने अपने करियर में गाए। उस समय का हर बड़ा संगीतकार रफ़ी साहब के साथ काम करना चाहता था। उन्होंने दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, शम्मी कपूर, ऋषि कपूर, धर्मेंद्र जैसे हर बड़े सितारे के लिए गाना गाया। उनकी आवाज का हर कोई दीवाना था। सिर्फ अभिनेताओं के लिए ही नहीं, उन्होंने कॉमेडियन जॉनी वॉकर के लिए भी गाने गाए। रफ़ी साहब की आवाज भारतीय सिनेमा के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। उन्होंने अपनी आवाज से लोगों को खूब रुलाया भी और हर किसी के दिल में प्यार भी भरा। साल 1967 में मोहम्मद रफ़ी को अपने बेमिसाल गायकी के लिए भारतीय सरकार की तरफ से पद्मश्री जैसे सम्मान से भी नवाजा गया। इतना ही नहीं, साल 1967 में उन्हें फिल्म हम किसी से कम नहीं के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर के राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उनके व्यक्तिगत जीवन पर अगर प्रकाश डाला जाए तो उन्होंने 2 शादियां की थी। उनकी दोनों पत्नियों से उनके 4 बेटे और 3 बेटियां हैं। उनकी पहली शादी बशीरा बेगम से विभाजन से पहले हुई और देश के पार्टीशन के दौरान बशीरा ने पाकिस्तान जाने का फैसला लिया, पर रफ़ी साहब ने अपना वतन नहीं छोड़ा। उसके बाद साल 1948 में उन्होंने विल्कविस बेगम से शादी कर ली। रफ़ी साहब ने अपने काम को हमेशा सबसे ऊपर रखा और यही कारण था कि जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन वो गायकी में व्यस्त थे। कलकत्ता से एक ग्रुप आया हुआ था और रफ़ी साहब को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि उनका जरा सा भी वक्त जाया हो। प्रैक्टिस के दौरान उनकी तबीयत नासार हुई और 31 जुलाई 1980 को एक बेमिसाल आवाज इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। उनके निधन पर आसमान भी खूब रोया और उस दिन बहुत तेज बारिश हुई। हिंदुस्तानी संगीत के इतिहास में मोहम्मद रफ़ी जैसा गायक ना तो कोई हुआ है, ना ही कभी हो सकता है। हमारी पूरी टीम की तरफ से इस महान गायक को शत शत नमन। अभी के लिए बस इतना ही। अभी आपसे विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, एक नई हस्ती के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।